सद्गुरु, ये सवाल कमांडर अभिलाष टोमी पूछना चाहते हैं। वो भारतीय नौसेना के अफसर हैं। वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने बिना रुके, बिना किसी की मदद के, अकेले ही समुद्र में पाल की नाव से पृथ्वी का चक्कर लगाया। वे ईशा के साधक भी हैं जिन्होंने अपने सफ़र के दौरान नाव पर हर दिन शांभवी का अभ्यास किया। अरे आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो 2 सवाल हैं। पहला है, सद्गुरु, मैंने आपका एक प्रवचन सुना था जिसमें आपने कहा था कि पूरे दिन ज़्यादा पानी पीते रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पर अगर आप पानी ना पिएं और कई दिनों तक आपको प्यास भी ना लगे तो क्या ये सामान्य है? और दूसरा सवाल है, जिस तरह से सूरज और चांद समुद्र के पानी पर असर डालते हैं और ज्वार भाटा बनाते हैं, उसी तरह क्या वो इंसान और जानवरों के शरीर पर भी असर डालते हैं? पानी न पीने की बात करें तो ऐसा अभिलाष के साथ हुआ होगा जब वो समुद्र पर थे। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, समुद्र में 2 या 3 महीने तक अकेले रहना, एक इंसान की नाव हो, तो आपको आसपास की चीज़ों के साथ कई तरीकों से वाकई तालमेल में होना होगा। कुछ तरीके आप तर्क से समझ सकते हैं और कई तरीके जो कोई नहीं समझता, पर वो जानते हैं कि ये ऐसे काम करता है। कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय तक समुद्र में रहा है वो ये समझता है। कोई भी व्यक्ति जो काफ़ी समय से हवाई जहाज़ उड़ा रहा है वो हवा और उसके बहाव की एक निश्चित समझ रखता है। ये सारा ज्ञान वैज्ञानिक नहीं होता और न ही ये बौद्धिक रूप से सही होता है, लेकिन वो बस जानते हैं कि ये ऐसे होता है और वो हमेशा वैसे ही काम करता है। ये ऐसा ही है जैसे पानी के हर जीव को वो चीज़ें पता होती हैं जो किसी नौसेना के ऑफिसर को पता नहीं होती। एक डॉल्फिन या व्हेल या शार्क समुद्र और पानी और उसके बर्ताव के बारे में जो चीज़ें जानती हैं वो दुनिया का कोई समुद्र विज्ञानी नहीं जानता, क्योंकि ये समझ बौद्धिक नहीं है, वो खुद उसका हिस्सा हैं। तो एक तरह से जब कोई बिना किसी इंजन की पाल की नाव में अकेले ही दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है, तो जाहिर है कि आपको आसपास के पानी के साथ तालमेल में आना होगा, वरना आप यह नहीं कर पाएंगे। पहले तो आप इसे मानसिक तौर पर सहन नहीं कर पाएंगे। शरीर के कर पाने की बात भूल जाइए, मानसिक तौर पर ही आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके और पानी के बीच एक खास जुड़ाव ना हो। तो जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, खासकर जब समुद्र में होते हैं, तब ज्यादातर धूप में रहते हैं, जब आप वैसे हालात में होते हैं तब त्वचा की श्वसन प्रक्रिया काफ़ी बढ़ जाती है और आप पानी की सतह पर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उमस होगी। आपके अंदर पानी जाता रहता है, आपके मुंह से नहीं, लेकिन आप लगातार पानी अंदर लेते हैं। अगर आप इसे जांचना चाहें तो अपना वजन मापिए। एक बाथटब में आधे घंटे तक बैठ जाइए और फिर अपना वजन मापिए। आपका वजन कुछ ग्राम ज्यादा होगा क्योंकि शरीर पानी सोख लेगा। तो मुझे एक चुटकुला याद आ गया, मैं उसे छोड़ देता हूं। तो ये शरीर पानी सोखता है या तो संपर्क में आने पर या हवा में मौजूद नमी से। तो 2 इंसानों में ये क्षमता एक जैसी होना जरूरी नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से कर रहा हो, और आप में से जो लोग सिर से पांव तक क्रीम लगाए रहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कई मायनों में आप अस्तित्व से अपना संपर्क तोड़ रहे हैं। पूरी त्वचा पर चिकनाई लगा देने से वो सांस नहीं ले पाएगी। जब वो सांस नहीं लेती तो उसका संपर्क हवा और पानी और आपके आसपास की दुनिया से आपकी सामान्य संवेदनशीलता कम हो जाएगी। आपका स्नायु तंत्र या आपका नर्वस सिस्टम अपनी संवेदनशीलता खो देगा, क्योंकि सबसे बाहरी संपर्क को काट दिया गया है। अब पूरी दुनिया अपना संपर्क काटने का काम कर रही है। They'll contact the world through the Facebook, of course. मैंने सुना है भालू भी फेसबुक पर जा रहे हैं। तो
वो अलग बात है, पर आपकी पानी की ज़रूरत में शायद ज़बरदस्त कमी आई होगी, क्योंकि नमी के हालातों से और उस तत्व के प्रति आपके खुलेपन से ऐसा हुआ होगा। और अगर आपको प्यास न लगे और तब आप पानी न पिएं तो कुछ नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे। सिर्फ अमेरिका में पानी पिए बिना आप मर जाएंगे। कहीं और लोग बेवजह पानी नहीं पीते, जब वो प्यासे होते हैं तब पानी पीते हैं, वरना वो रेगिस्तान में भी ठीक रहते हैं। सिर्फ अमेरिका में ठंडे मौसम में सभी पानी की बोतल रखते हैं और लगातार थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं, क्योंकि पानी बेचने वालों ने उनको यकीन दिलाया है कि उन्हें बहुत पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना, खासकर अगर थोड़ा थोड़ा पिया जाए, तो शरीर उसे सोख लेता है, जिससे सोडियम का स्तर, जो बहुत नाजुक ढंग से संतुलित रहता है, गिर जाता है। बाकी शरीर पर भी असर होता है, पर वो उतना नज़र नहीं आता। लेकिन दिमाग में सोडियम का स्तर गिरने से मस्तिष्क में सूजन आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग बड़ा हो रहा है। सूजन का मतलब है कि ये एक तरह की बीमारी है, ठीक? दिमाग बड़ा नहीं होता, बल्कि ये सूज जाता है, क्योंकि सोडियम की कमी है। क्योंकि पर्याप्त सोडियम नहीं है, इसलिए संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी सोडियम पहुंचाने के लिए दिमाग में ज़्यादा पानी चला जाता है। आपके दिमाग में ज़्यादा पानी का मतलब है कि आप में कीचड़ बन जाएगी। मानसिक असंतुलन आ जाएंगे अगर आप पानी को वाकई सोखने दें तो। देखिए, अगर आप एक बार में ही काफ़ी पानी पी लें तो शरीर तय करेगा कि कितना सोखना है, कितना फेंकना है। लेकिन अगर आप दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं तो शरीर थोड़ा धोखा खा जाता है और जितना इसे चाहिए उससे ज़्यादा पानी सोख लेता है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आप 2 लीटर पानी पीते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपके सिस्टम में नहीं जाएगा। जितना ज़रूरत है उतना वो ले लेगा, बाकी बाहर फेंक देगा। तो समुद्र पर होना और पानी न पीना, इसकी पूरी संभावना है। किसी को सिर्फ इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपको लगता है ऐसा करना अच्छा है। पानी की बोतलें बनाने वाली कंपनियां आपको यही बता रही हैं, ठीक है? जब आपको प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए, बस ये पक्का करने के लिए कि आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं। Drink 10% more than what you actually need. जितनी आपको वाकई ज़रूरत है उससे 10% ज़्यादा पीजिए। 2 कप ज़्यादा पी सकते हैं, ये पक्का करने के लिए कि आप कम नहीं पी रहे हैं। अगर आप उस किस्म के नहीं हैं जो दिन के हर मिनट अपने साथ बोतल रखते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा पानी पीना अच्छा होता है, ताकि जब ज़रूरत हो तब पानी मिलने से पहले आपके पास थोड़ा समय हो, ताकि ये आपात स्थिति न बन जाए। जब आपको पानी की ज़रूरत हो, आप प्यासे हों पर पानी न पिएं, तो सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। मैं तो कहूँगा ये बहस का बड़ा मुद्दा हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र के लोग इसका ज़रूर विरोध करेंगे, लेकिन शायद 20 या 30 साल में वो इसी नतीजे पर आ जाएंगे। मेरे मुताबिक अगर हर कोई पर्याप्त मात्रा में अच्छा पानी पीता है तो दुनिया में दिल के दौरे 50% कम हो जाएंगे। जब पानी की ज़रूरी मात्रा सिस्टम में न हो तो दिल को बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन पानी से मेरा मतलब बस पीने वाले पानी से नहीं है। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। अगर आप एक फल खाते हैं तो उसमें लगभग 90% पानी होता है। सब्जियों और दूसरी चीज़ों में 70% से ज़्यादा पानी होता है। जो भोजन आप करें उसमें पानी की मात्रा कम से कम 70% होनी चाहिए। पर दुनिया के इस हिस्से में अब ये बदल रहा है। लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, वरना दुनिया के इस हिस्से में लोग जो खाते हैं वो बहुत सूखा खाना होता है। यहाँ पर हर चीज़ आमतौर पर सूखी है। सिर्फ अभी, मेरे विचार से 25 साल पहले तक दुनिया के इस हिस्से में लोग मुश्किल से कोई सब्जी खाते थे। शाकाहारी पिटते थे सड़कों पर। हाँ, शाकाहारी होना गुनाह था
क्योंकि वो सोचते थे आप अजीब हैं। तो आप बहुत कम पानी वाला खाना खाते हैं और वो अंदर जाकर कंक्रीट की तरह आपके पेट में जम जाता है। अब आप पानी पीते जाइए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको ज्यादा पानी वाला भोजन खाना चाहिए। आपके खाने में मौजूद पानी का स्तर कम से कम आपके शरीर के पानी के स्तर जितना जरूर होना चाहिए। तो आप जो भी भोजन खाएं उसमें पानी की मात्रा कम से कम 70% होनी चाहिए। तो इसीलिए फल और सब्जियों को आपके भोजन का हिस्सा जरूर होना चाहिए ताकि पानी हो। आप ब्रेड खाते हैं, मैं ठीक से नहीं जानता, शायद इसमें 20 या 25% या उससे भी कम पानी होगा, जो ब्रेड के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप मीट खाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। पके हुए मीट में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो ब्रेड और मीट खाने पर आपके साथ गंभीर मुद्दे होंगे और मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टरों को लगेगा कि think I'm मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत है, लेकिन 20 या 30 साल में या जितने भी समय में वो इसी नतीजे पर आएंगे। मैं बता रहा हूँ कि अगर लोग ज़्यादा पानी वाले भोजन खाने लगें तो दुनिया में दिल की बीमारी से होने वाली मौतें 50% कम हो जाएंगी। दिल के दौरे से लोग नहीं मरेंगे। दिल के दौरे से लोगों के मरने का एक कारण है बहुत कम पानी की मात्रा वाला भोजन। तो लोग पूछते हैं दूसरे देशों का क्या, भारत में लोग क्यों मरते हैं? वहां भी ऐसा ही हुआ है। जो पारंपरिक भोजन होता था और जो वो आज खा रहे हैं, एक जबरदस्त बदलाव आया है, क्योंकि वो भी व्यापारिक ताकतों की सुन रहे हैं जो उन्हें बताती हैं कि क्या खाना चाहिए। वो अपने शरीर की नहीं सुनते, वो विज्ञापनों की सुनते हैं। बड़ी होर्डिंग या टीवी विज्ञापन तय करता है कि खाना क्या है, ना कि आपका शरीर। तो कुछ निश्चित स्थितियों में पानी न पीने से चलेगा, लेकिन अगर आपको प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पिएं, क्योंकि शरीर का अपना ही तरीका है। when it indicates you need water, you must give it water. जब वो प्यास का इशारा देता है तो आपको 20 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के भीतर भरपूर पानी पीना चाहिए। अगर आप पर्याप्त पानी पी लेते हैं तो शरीर तय कर लेगा कि कितना लेना है और कितना फेंकना है। दूसरा सवाल क्या था? सूरज और चांद किस तरह से अपना असर? ओह, सूरज और चांद दोनों के गुरुत्वाकर्षण का और उनके कंपन का भी पानी पर असर पड़ता है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का असर ही नजर आता है, क्योंकि वरना अभिलाष जैसे नाविक नाव नहीं चला पाएंगे। वो छोटी नाव कभी भी चल सकती है, पर अगर आपके पास बड़ा जहाज है तो आप बिना लहरों के यात्रा नहीं कर सकते। आप बिना लहरों के बंदरगाह से नहीं निकल सकते। पुराने समय से ही नाविक हमेशा लहरों का इंतजार करते आए हैं। बिना लहरों के जल यात्रा का कोई सवाल ही नहीं है, बिना लहर की मदद के। तो ये समझना कि कब लहर उठेगी, कब गिरेगी, बहुत महत्वपूर्ण था। आमतौर पर अगर इसे बहुत सरल तरीके से कहें, देखिए, ये वही गुरुत्वाकर्षण है जो पृथ्वी और चांद को चला रहा है, पर धुरी पर घूमने का अपकेंद्री बल और गुरुत्वाकर्षण बल किसी तरह से इतनी सटीकता से संतुलित है कि वो टिके हुए हैं एक साथ। लेकिन असल में सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होता है, ये दो जगहों पर नहीं होता। तो एक गुरुत्वाकर्षण दो चीजों को, दो खगोलीय पिंडों को चला रहा है। आपको पता है पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। ये एक स्वर्गिक लोक है। आप स्वर्ग में हैं, आप असली चीज भूल रहे हैं। अगर आप मंगल ग्रह पर खड़े हों तो पृथ्वी स्वर्ग जैसी नजर आएगी या नहीं? ये एक स्वर्गिक लोक है, और बेशक ये इस सिस्टम में सबसे अच्छा ग्रह है, कम से कम इस सौर मंडल में। निश्चित तौर पर ये इस सौर मंडल का स्वर्ग है ना? ठीक है, हम इसे बर्बाद कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर ये खुद को ठीक कर सकती है। अगर हम गायब हो जाएं तो ये खुद को अच्छे से ठीक कर लेगी।
अगर 50-60% लोग यहाँ से कहीं गायब हो जाएं, मान लीजिए वो मंगल ग्रह पर चले जाते हैं, तो आप देखेंगे पृथ्वी खुद को पुनर्जीवित कर लेगी और अच्छी तरह से फले फूलेगी, क्योंकि इसके पास अब भी पानी है। पानी कहीं नहीं गया है। आप जानते हैं, आप सब पानी की बोतलें ही हैं। आप उनसे थोड़ी ज्यादा हैं। लेकिन ये एक जलाशय है ना? 70% पानी, बस हिला कर देखिए। तो 730 करोड़ लोग, मान लीजिए औसतन सबका वजन 60 किलो है। मैं यहाँ भारी भरकम वजनी लोगों को नहीं गिन रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि औसतन सबका वजन 60 किलो है और इस 60 में से कम 40 किलो पानी है। इसका मतलब है कि हर इंसान अपने शरीर में 40 लीटर पानी लिए घूम रहा है। 40 गुना 730 करोड़, कितने लीटर हुआ? यह लगभग खुद एक महासागर हो गया। तो पानी कहाँ गया? ये पूरा यहीं है। ये इस वातावरण को छोड़कर कभी नहीं गया। पानी की जो मात्रा करोड़ों साल पहले यहां थी, वो अब भी यहीं है, लेकिन वो बस बेकार बोतलों में भरा हुआ है। तो सूरज और चांद का असर, गुरुत्व का असर तो नजर आता है, लेकिन कंपन का असर ज्यादातर लोगों को महसूस नहीं होता। लेकिन पूर्वी सभ्यताओं ने इसे एक जबरदस्त संभावना की तरह देखा और पूर्णिमा और अमावस्या का कैसे इस्तेमाल करना है, ये खुद में एक पूरी प्रक्रिया है। शायद आपको पता हो कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले पूर्णिमा या पूरे चांद का मतलब था 3 दिन की छुट्टी। अमावस्या का मतलब था 2 दिन की छुट्टी। तो महीने में कुल 5 दिन की छुट्टियां होती थीं। कोई संडे मंडे और ऐसी चीजें नहीं थी, सिर्फ चांद को देखकर। क्योंकि ये कोई गणित की गणना नहीं है, ये जीवन से संबंधित चीज है जो हो रही है। जो भी चांद के या सूरज के साथ होता है, जो भी पृथ्वी के साथ होता है, वो हमारे साथ भी होता है। और उससे तालमेल बनाने के लिए आपको उन दिनों पर काम नहीं करना चाहिए। उन दिनों का इस्तेमाल आप खुद को स्थिर और संतुलित करने के लिए, खुद को ऊंची संभावनाओं तक उठाने के लिए करते थे और दूसरे दिनों पर काम करते थे। तो ये 2 दिन या इनके बीच भी चांद की अलग अलग कलाओं में अलग अलग तरह का असर होता है। आमतौर पर पानी में लहरें उठने या ज्वार पर ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कल ज्वार 9:30 बजे था। कल वो 9:30 बजे शुरू हुआ था। आज वो 10:20 पर शुरू होगा, क्योंकि चांद और पृथ्वी के काम करने में 50 मिनट का अंतर रहता है। ये 24 घंटे में करती है और वो 24 घंटे और 50 मिनट में करता है। तो ज्वार की लहर आने के समय में एक दिन से अगले दिन के बीच में लगभग 48 से 50 मिनट का फर्क होता है। तो जब आप इस पर गौर करते हैं तो हर महीने इस चक्र की गिनती करना बहुत जटिल काम हो जाता है। हालांकि आज ये सब सैटेलाइट के जरिए डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, वरना एक नाविक को अपने दिमाग में बहुत जटिल चीजें रखनी पड़ती हैं कि ये सब कैसे होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। समुद्र का लगभग हर जीव ये बहुत अच्छे से जानता है। दूर उड़कर जाने वाले पक्षियों को भी ये अच्छे से पता होता है। और कुछ अनूठी जानकारियां हैं उन पक्षियों के बारे में जो किसी खास मौसम में कहीं जाते और लौट कर आते हैं, कि आखिर वो इस पूरी यात्रा प्रक्रिया को कैसे करते हैं। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का असर उड़ने वाली चीजों पर भी पड़ता है, खासकर जब आप अपने पंख हिलाकर अपनी ताकत से उड़ रहे हों। गुरुत्वाकर्षण और कंपन में होने वाले जरा से बदलाव भी उनको प्रभावित करते हैं। वो इसे कैसे संभालते हैं, कैसे वो इससे गुजरते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। न सिर्फ पक्षी बल्कि कीड़े भी, क्योंकि दक्षिण भारत की ड्रैगन फ्लाई
हर साल पूर्वी अफ्रीका की यात्रा करती है और लौट आती है। ये आपको कैसा लगा? सफारी? इतनी सी ड्रैगन फ्लाई, वो हर साल इतनी दूर पूर्वी अफ्रीका उड़कर जाती है, वहां प्रजनन करती है और वहां अपनी तादाद 3 से 4 गुना बढ़ाकर भारत वापस लौट आती है। और उन्हें रास्ता मालूम है, वो कभी रास्ता नहीं भटकती। वो हर बार इतनी दूर जाती हैं और लौट आती हैं। लेकिन अब बड़े बड़े जहाज़ों और एयरप्लेन का आना जाना उनको परेशान कर रहा है और उनमें से कई अपना रास्ता भटक रही हैं क्योंकि कंपन बदल गए हैं। एक बड़ा जेट प्लेन गुजरता है और यह उनकी दिशा ज्ञान की क्षमता को पूरी तरह से अस्त व्यस्त और उलझा देता है। मेरे ख्याल से ये हर जीव के साथ हो रहा है, इंसानों के साथ भी, कि हम जो स्वाभाविक रूप से कर पाते थे वो क्षमता खत्म होती जा रही है क्योंकि बहुत सारी मशीनें हैं और हमारे आसपास बहुत ज्यादा कंपन हो रहे हैं, तो संवेदनशीलता कम होती चली जाएगी। इंसान के मन और शरीर पर ग्रहों के असर को देखें तो इन खगोलीय पिंडों का सबसे ज्यादा असर पानी पर और उतना ही असर इंसान पर भी पड़ता है, दूसरे जीवों पर नहीं, क्योंकि हमारी रीढ़ खड़ी हुई है। अगर हम ऐसे होते तो वो हमें उस हद तक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे हैं, हम खड़ी हुई बोतलें हैं। उसकी वजह से खिंचाव ज्यादा लगता है और पानी का उठना हमको काफी ज्यादा प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि ये कुछ लोगों को परेशान करता है। पूर्णिमा को कुछ लोगों को सरदर्द होता है, कुछ लोगों को दिमागी परेशानी होती है और ये सब होता है। चांद से या चांद की स्थिति से या चांद के गुरुत्वीय असर से मानसिक असंतुलन या सिर दर्द या कोई दूसरी समस्या नहीं होती। ये सिर्फ बढ़ा देता है। ये उस दिन आपको सिर्फ ऊंचा उठाता है क्योंकि दिमाग पर दबाव ज्यादा हो जाता है, दिमाग में तरल प्रवाह बढ़ जाता है। अगर आप प्रेममय हैं तो आप काफी ज्यादा प्रेममय बन जाएंगे। अगर आप आनंदमय हैं तो आप ज्यादा आनंदमय बन जाएंगे। अगर आप दुखी हैं तो आप ज्यादा दुखी हो जाएंगे। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप ज्यादा ध्यानमय हो जाएंगे। अगर आप पागल हैं तो आप ज्यादा पागल हो जाएंगे। चांद कोई खास गुण लाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस पानी ऊपर उठ रहा है, उसकी वजह से आपका अभी जो भी गुण है वो बढ़ जाता है। तो इंसान के शरीर पर चांद और सूरज की विभिन्न स्थितियों का जबरदस्त असर होता है। अगर हम इसके पूरे विस्तार में जाएं तो ये खुद में एक प्रक्रिया है। जैसा मैंने कहा, आमतौर पर लोग पानी पर पड़ने वाले सिर्फ गुरुत्वीय असर को देखते हैं, न कि कंपन के असर को। लेकिन आज ऐसे बहुत से शोध उपलब्ध हैं जो आपको बताते हैं कि अलग अलग तरह के कंपन या अलग अलग किस्म की ध्वनियों के प्रति पानी अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देता है। पता नहीं हमारे पास वो वीडियो है या नहीं है। हमारे पास क्या उसे चला सकते हैं? तो हम जिस तरह की ध्वनियां पैदा करते हैं उसी के मुताबिक पानी अलग अलग आकार, रूप और पैटर्न ले लेता है, जो विभिन्न ध्वनियों के लिए ज्यामितिक दृष्टि से बिल्कुल सही पैटर्न होता है। और आपको पता है कि शेफील्ड यूनिवर्सिटी ने यह शोध कुछ साल पहले किया था। अब लोगों ने मुझे बताया कि नासा ने कुछ छापा है जो बताता है कि उन्होंने सूर्य की ध्वनि को रिकॉर्ड किया है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? तो उससे स्पष्ट आम की ध्वनि आ रही है। तो ये चीजें हमारे लिए नई नहीं हैं। हमने इन चीजों पर गौर किया है क्योंकि इस शरीर की हर कोशिका सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। आप इसे कई नाम दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में चाहे आप कोयला जलाएं या आप डीजल या पेट्रोल जलाएं या न्यूक्लियर ऊर्जा, आप चाहे जो भी करें, असल में ये सब सौर ऊर्जा ही है जो परिवर्तित होकर विभिन्न तरीकों से जमा हो गई है ना? अगर सूरज ना होता तो यकीनन कोई हाइड्रोकार्बन भी नहीं होते। कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हर चीज जो प्रकृति में हो रही है, जीवन के विभिन्न रूप जो भी आकार और रूप ले रहे हैं, वो काफी हद तक इससे संबंधित हैं कि पानी का कंपन कैसा है आपके अंदर भी। आपके भीतर पानी किस तरह से कंपन कर रहा है, आपका रूप उसी किस्म का होता है। आप जो भी शारीरिक रूप और मानसिक रूप लेते हैं वो काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।